नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य काल। तो मौर्य काल से पहले जो हमारा महाजनपद काल वगैरह हम पढ़ चुके हैं, तथा जो मौर्य काल से पहले जो मगध साम्राज्य था, महाजनपद था, उसमें कौन कौन से वंश हुए वगैरह वो हम पढ़ चुके हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो हम सब ने पढ़ रखा है लगभग तो, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि वो तैयार हर्यक वंश से लेके शिशुनाग वंश और नंद वंश तक तैयार हो जाती है। तो वहाँ जो इसकी पृष्ठभूमि बनती है, जैसे मगध साम्राज्य ही महाजनपदों में इतना ऊपर क्यों आता है या साम्राज्य इसका विस्तार क्यों था, तो हमने पढ़ लिया है कि जैसे मगध साम्राज्य के जो भौगोलिक स्थिति थी वो अपने आप में उस महाजनपद को एक उच्च स्तर तक ले जाने के लिए, यानी जो मगध को ऊपर तक लेके आई या मगध साम्राज्य का उत्थान का जो कारण है वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को माना जाता है। क्योंकि एक तो नदियों का संगम था, जैसे गंगा, यमुना, गंडक वगैरह जो नदियाँ थी वो थी पाटलिपुत्र के चारों तरफ, तथा जो भारी मात्रा में लोह खनिज वगैरह जो मिलता था वो बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता था, जिसके कारण शस्त्रों का उपयोग तथा खेती के औजार वगैरह का उपयोग वहाँ किया जाता था। जिसके कारण ही मौर्य साम्राज्य मगध का और अवंती जो उज्जैन के करीब, तो इन दोनों में आपस में युद्ध होते रहते थे निरंतर, क्योंकि अवंती के पास भी लोहे के जो खनिज पदार्थ ज्यादा मिलते थे, जिसके कारण वहाँ भी औजार और कृषि का उपयोग बहुत अधिकाधिक होता था, और वहीं मगध में भी यही चीजें मिलती है। तो जो 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं उनमें से मगध और ये अवंती ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य काल की स्थापना करता है। ठीक है, तो मौर्य काल को लेके अलग अलग मत है सबके। जैसे मौर्य कौन थे, तो जैसे जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार अगर माना जाए तो इनको ये क्षत्रिय बताया गया है कि मौर्य क्षत्रिय थे, लेकिन वहीं अगर ब्राह्मण ग्रंथों में देखें तो इनको शूद्र बताया गया है कि ये शूद्र थे। ठीक है, और जैसे विशाखदत्त जो लेखक है उनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें देखें तो इनको वृषल बताया गया है। ठीक है, वृषल का अर्थ होता है जैसे नीचे कुल का या निम्न कुल का। ठीक है, तो वो अपने अपने अनुसार ही सबने माना है। जैसे कहीं कहीं हमें ब्राह्मण परंपरा के अनुसार क्या मिलता है कि जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी वो शूद्र जाति की थी, जिसका नाम मुरा था। ठीक है, मुरा नामक स्त्री थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी, जो क्या है नंदों के रणवास जो महलों में रहती थी। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसी चीजें भी मिलती है। ठीक है, और कहीं कहीं इनका जो साम्राज्य का है, जो नेपाल की तराई में वर्तमान जो गोरखपुर पड़ता है, योगी आदित्यनाथ जहाँ से सांसद रह चुके थे, वो वहां से क्या है इनको मौर्य नामक क्षत्रियों का भी बताया जाता है। तो सबकी अलग अलग भ्रांतियां हैं। जो रोमिला थापर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी है रोमिला थापर जी। ये प्राचीन भारत पे इन्होंने अपने कई ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, ये इतिहासविद भी मानी जाती है रोमिला थापर। इन्होंने मौर्य को वैश्य कहा है। ठीक है, तो कहीं से मतलब सब इनको शूद्र भी माना गया है, वैश्य भी माना गया है, क्षत्रिय भी माना गया है। ठीक है, तो कुछ न कुछ सबका अलग अलग मत है, कोई एक मत नहीं है। कुछ भी हो, जैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच में कोई बड़े युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ये मिलता है कि चाणक्य जो नंद वंश में था, नंद वंश के साम्राज्य में था, तो घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, जिसके कारण इन्होंने चंद्रगुप्त के द्वारा नंद वंश से अपना बदला लिया। ठीक है, ये भी माना जाता है कहीं कहीं। तो कहीं कहीं लिखते हैं जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक शिकारी से 1000 कर्षापण में खरीदा था। ठीक है, कर्षापण वहाँ की मुद्रा होती थी उस समय, और तक्षशिला ले जाकर उसे शिक्षित करता है। ठीक है, तक्षशिला ले जाकर शिक्षित करता है। वहीं शिक्षा में इसका कहीं कहीं ऐसा मिलता है जैसे इसको सेल्यूकस निकेटर के साथ वहीं जो शिक्षा ग्रहण वगैरह उससे जैसे आपस में भेंट होती है, वो माना जाता है। जैसे तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करता है तब तक ही माना जाता है, जैसे इसकी सिकंदर के साथ भेंट हुई थी वगैरह, वो माना जाता है। यूनानी ग्रंथों में ऐसा माना जाता है। ठीक है, आरंभ में ये एक सेना बताता है जिसके साथ लूटपाट करता है। इसी समय सिकंदर का भी आक्रमण होता है,
संभव तो मानते हैं कि सिकंदर और चंद्रगुप्त की आपस में भेंट हुई थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त का जो यूनानी इतिहासकारों में उल्लेख मिलता है वो सेंड्रोकोट्स नाम का मिलता है। जो चंद्रगुप्त को माना जाता है, जैसे यूनानी ग्रंथों में जो सेंड्रोकोट्स जो उल्लेख मिलता है तो वो चंद्रगुप्त को ही माना गया है। ठीक है, और इनमें जो साम्यता स्थापित की है वो विलियम जोन्स ने स्थापित की है कि जो सेंड्रोकोट्स यूनानी ग्रंथों में नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना करता है, नंद वंश के घनानंद को हरा के। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे बड़ा अगर युद्ध का उल्लेख कहीं मिलता है तो वो मिलता है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ। ठीक है, सेल्यूकस के साथ इसका युद्ध माना जाता है। ठीक है, और इसमें माना जाता है कि उसने सेल्यूकस को पराजित किया था। ठीक है, और इस समय जो सेल्यूकस ने जो 4 क्षेत्र हैं वो चंद्रगुप्त को दिए थे। ठीक है, हेरात दिया था, उसको एरिया भी कहा जाता है, कंधार को अराकोशिया, मरकान तट को जड्रोशिया तथा काबुल को पेरिपेम सदाई। ये यूनानी ग्रंथों में इनके इस जो वर्तमान ये जो नगर थे उस समय के, उनको ये नाम यूनानी ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, एरिया, अराकोशिया, जड्रोशिया, पेरिपेम सदाई। ठीक है, तो इस युद्ध के जो उपलक्ष्य में जो इसके मतलब प्रभाव हुए उसमें क्या हुआ, जैसे सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेने का विवाह चंद्रगुप्त से किया। तो हेलेने का जो विवाह है चंद्रगुप्त से, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है भारत का। ठीक है, और इसके साथ ही जो राजदूत था सेल्यूकस का मेगास्थनीज, वो मौर्य के दरबार में आता है, चंद्रगुप्त के दरबार में, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है मित्रों, जो इंडिका नामक पुस्तक है ये मूल रूप से अभी मतलब है नहीं, अवेलेबल नहीं है। इसका जो उसके बाद के जो लेखक हुए उनमें जो उन्होंने किताबें लिखी उनमें कहीं कहीं इसके भाग है जो उल्लेखित है, जिसमें मुख्य रूप से 3 आते हैं। ये जो लेखक है वो आते हैं स्ट्रेबो, डियोडोरस तथा एरियन। ठीक है, इनकी जो कृतियां हैं एक बार वापस बोला देता हूँ, जैसे डियोडोरस हो गया, स्ट्रेबो, एरियन, ये 3 मुख्य यूनानी लेखक हैं जिनकी कृतियों में इंडिका के जो भाग है उल्लेखित मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साथ जो दिए थे। इसके बदले में चंद्रगुप्त क्या है 500 हाथी जो मगध में बहुतायत से पाए जाते हैं। ठीक है, वो 500 हाथी सेल्यूकस को दिए थे। जो इस युद्ध का उल्लेख एपियानस करता है। ठीक है, एपियानस यूनानी लेखक है, वो इस युद्ध का उल्लेख करता है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था जो अंतिम समय में जैन भिक्षु बन गया था। ठीक है, और भद्रबाहु का क्या मित्रों, भद्रबाहु तथा स्थलबाहु। ठीक है, उसके भद्रबाहु के साथ ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया था। ठीक है, भद्रबाहु जो दिगंबर वंश का जो दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसके साथ ये श्रवण बेलगोला चला गया और वहां पर अन्न जल त्याग दिया। ठीक है, जैसे उसको संलेखना कहते हैं, और राजस्थान में उसको संथारा कहा जाता है, जो अंतिम समय में अपने अन्न जल त्याग देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चंद्रगुप्त की जो दक्षिणी विजय है वो मुख्य रूप से 2 जो ग्रंथ है उनमें मिलते हैं। उनका है अहनानूर तथा मुरनानूर, ये 2 दक्षिण ग्रंथ है, उनमें इसकी चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और बंगाल में एक महास्थान अभिलेख है जिससे भी इसकी जानकारी मिलती है कि बंगाल है वो मौर्य साम्राज्य का भाग था। ठीक है मित्रों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो पुत्र है वो शासक बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु मानी जाती है वो निश्चित नहीं, लेकिन जो शासन त्याग के चला जाता है तब 298 ईस्वी में बिंदुसार ये शासक बनता है। ठीक है मित्रों, तो बिंदुसार को अलग अलग उपाधियां दी गई थी, जैसे अलग अलग नाम से मानते थे। जैसे यूनानी इसको अमित्रघात मानते थे, जैसे शत्रु का नाश करने वाला। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे मद्रसारमा कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है, तथा तिब्बती इतिहासकार जो इसको तारानाथ, ठीक है, जो तारानाथ तिब्बती इतिहासकार था उसने इसको एक महान साम्राज्य का निर्माता बताया गया। ठीक है, और बिंदुसार ने क्या एक आजीवक संप्रदाय था उसको संरक्षण दिया था। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना है वो मोगलीपुत्र तीस गोसाल ने की थी। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल ने की थी, सॉरी मित्रों, मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। ठीक है, इसके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। ठीक है, एक प्रथम विद्रोह होता है उसको अशोक कुचलता है, तथा दूसरे विद्रोह को सुसीम, ठीक है, जो अशोक का भाई था वो कुचलता है। ठीक है, और नेपाल के विद्रोह को अशोक कुचलता है। ठीक है, अशोक क्या है उस समय अवंती वगैरह में उस समय का
इसको राजनयिक वहाँ बना रखा था। तो वो यहाँ से अवंती से जाता है वहाँ तक्षशिला में उसके विद्रोह को दबाने में। प्रथम में सुसीम वहाँ कामयाब नहीं होता, तब जाके अशोक उसके वहाँ के जो उपद्रव होता है उसको कुचलता है, वहाँ उसको संभालता है। ठीक है। एथेनियस यूनानी इतिहासकार वो क्या कहता है, बिंदुसार ने यूनानी राजा से 3 चीजें मंगाई थी। कौन कौन सी? जैसे मीठी मदिरा, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक। ये 3 चीजें बिंदुसार यूनानी शासक से मंगवाता है, जिसके जवाब में क्या करते हैं, जैसे वो यूनानी राजा वो बोलता है कि मीठी मदिरा तथा सूखे अंजीर तो वो भेज देता है, लेकिन वो दार्शनिक नहीं भेजता। ठीक है, वो दार्शनिक नहीं भेजता। और इसी समय जो बिंदुसार के समय है वो 2 आते हैं दार्शनिक। ठीक है, डायमेकस आता है। ठीक है मित्रों, डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस ने भेजा था डायमेकस को, तथा दूसरा डायनोसियस आता है। ठीक है, जो कौन भेजता है? इजिप्ट का शासक टोलमी फिलाडेल्फस, वो डायनोसियस को भेजता है मिस्र से। एक आता है सीरिया से, एक आता है मिस्र से। ठीक है, सीरिया से आता है डायमेकस तथा मिस्र से आता है डायनोसियस। ठीक है, और माना जाता है 273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, तथा उसके पश्चात जो बिंदुसार के पुत्र माने जाते हैं 100 या 99 पुत्र माने जाते हैं, उनमें आपस में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। तो 273 से लेके 269 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक इनमें आपस में उत्तराधिकारी युद्ध चलता है, जिसमें अशोक अपने सारे भाइयों को मार के अपनी राजगद्दी प्राप्त करता है। लेकिन ये उल्लेख सर्वत्र नहीं मिलता है, कहीं कहीं जैसे 269 ईस्वी के बाद भी अशोक के अभिलेखों में या शिलालेखों में बहुत ऐसे अपने भाइयों के नाम मिलते हैं, जिसे ऐसा माना नहीं जाता कि इन्होंने अपने 99 भाइयों का जो कत्ल करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जिसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जैसे भीमा। पत्नी का नाम करुवाकी था। ठीक है, जिसका कारुवाकी का क्या है, अभिलेखों में उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, इलाहाबाद में जो अभिलेख मिले उनमें कारुवाकी तथा उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अशोक की 4 पत्नियां मिलती हैं मित्रों। तो एक तो कारुवाकी, जिसका पुत्र तीवर था, इलाहाबाद अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। तथा दूसरी जैसे एक देवी है। ठीक है, देवी के पुत्र थे महेंद्र संघमित्रा, जिसको ये श्रीलंका विदेश में भेजता है, जो बौद्ध के भिक्षु भिक्षुणी बन गए थे। तथा एक है पद्मावती, तथा एक तिष्यरक्षा। ठीक है, पद्मावती का पुत्र कुणाल है, ठीक है, माना जाता है, और एक तिष्यरक्षा। ये अशोक की 4 पत्नियां मानी जाती है, जिनका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है मित्रों, जब अशोक युवराज था तब उसने तक्षशिला और नेपाल के विद्रोहों का दमन किया था। उस समय जब ये विद्रोह का दमन करने गया, तब ये तक्षशिला तथा अवंती का गवर्नर भी रहा था। ठीक है, अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक तो बन गया था, लेकिन इसका विधिवत जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 4 वर्ष तक इनका जो आपस में सत्ता के लिए भाइयों में संघर्ष चला गया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी माना जाता है। तो अशोक के जो काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो कलिंग का युद्ध माना जाता है, जो उसने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में किया था। तो माना जाता है उसका 261 ईसा पूर्व में कलिंग का जो युद्ध हुआ वो माना जाता है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। ठीक है, तो कलिंग के ऊपर जो इसने युद्ध किया वो इसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण ही किया था। ठीक है, तथा उसका सामरिक महत्व भी था, इसके कारण उसने कलिंग पे युद्ध किया था। ठीक है, कलिंग के युद्ध में ही क्या है कि युद्ध के कारण इसकी जो हृदय परिवर्तन हो गया, कि उसमें लगभग माना जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग उसको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये अपना जो माना जाता है कि अशोक ने भेरी घोष की थी, जो अवधारणा थी उसको बदल के इसने धम घोष में परिवर्तित कर दिया था। तो अब कलिंगी जो यानी कलिंग का महत्व क्यों था, क्योंकि व्यापारिक सुविधाएं वहाँ पूरी होती थी, खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, वहाँ के जंगलों में हाथियों का बाहुल्य था। ये चीज़ें वहाँ कलिंग को मानी जाती है कि कलिंग का महत्व बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कलिंग का आधुनिक नाम उड़ीसा है, जो इसकी राजधानी तोसली थी। ठीक है, और जब आक्रमण करता है कलिंग पे तो उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। ठीक है, जो अशोक का भेरी घोष के स्थान पर जो धम घोष का उल्लेख है वो उसके 4थे अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और माना जाता है अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म इसने जो अपनाया था वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, और बौद्ध धर्म बनने से पहले माना जाता है ये शिव का उपासक था, जिसकी जानकारी कल्हण के राज तरंगिणी में मिलता है। ठीक है, कल्हण। ठीक है,
कल्याण माना, जो लेखक है राज तरंगिणी का, ये कश्मीर का माना जाता है। ठीक है, तो इसको कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। और इसका जो कालखंड जो लगभग 1150 ईस्वी के करीब इसने राज तरंगिणी लिखी है। ठीक है, ये कश्मीर के शासक जयसिंह के दरबार में था और उससे पहले ये हर्ष के दरबार में भी रहा। ठीक है, और ये भारत की जो राज तरंगिणी है, ये भारत की पहली विशुद्ध इतिहास की पुस्तक मानी जाती है और कल्याण को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। ठीक है, कल्याण के अनुसार ही झेलम के नदी के किनारे जो स्थित है श्रीनगर शहर, इसकी स्थापना अशोक ने की थी और वहाँ पे उसने स्थापना करके विजयेश्वर नामक शिव मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, और इसके श्रीनगर के अलावा एक और शहर जैसे नेपाल में ललित पाटन नगर है, वो भी माना जाता है अशोक ने बसाया था। ठीक है, और अशोक की पुत्री चारुमती ने देवपाटन नगर बसाया था। ललित पाटन अशोक ने बसाया था और देवपाटन इसका अशोक की पुत्री चारुमती का माना जाता है कि उसने बसाया था। ठीक है, दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका में 2 ग्रंथ मिले हैं। दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं। तो उसके अनुसार क्या माना जाता है, निग्रोध जो सुसीम का पुत्र था, अशोक के भाई सुसीम का पुत्र निग्रोध है, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की ग्रहण करवाया था, दीक्षा दिलवाई थी या बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया था। तो और कालांतर में मोगलीपुत्तिस के कारण भी वो प्रभावित हुआ। मोगलीपुत्तिस जो अशोक द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित करवाता है, उसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस ही रहता है। ठीक है मित्रों, दिव्यावदान पुस्तक के अनुसार अशोक ने उपगत से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इनमें भी भ्रांतियां हैं। ठीक है मित्रों, और हैंसोंग जो चीनी यात्री आया था उसने भी यही लिखा है। अशोक अपने शासनकाल के द्वारा बहुत सी यात्राएं करता है। बौद्ध के जो काफी स्थल माने जाते थे प्राचीन, उन स्थलों की बौद्ध अपने शासनकाल में यात्राएं करता है। जैसे अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा करता है तथा अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। ठीक है, जो लुम्बिनी की जब वो यात्रा करता है तब वो क्या करता है, जो भू राजस्व 1/6 भाग होता था उसका 1/8 भाग कर दिया था। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें रुमिंदी अभिलेख से मिलती है। ठीक है, जहाँ पे अशोक ने कनक मुनि स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था पाटलिपुत्र में 252 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था। ठीक है, जो बाबरू अभिलेख है उसमें अशोक के द्वारा लिखा गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ होता है मतलब बुद्ध, संघ तथा धर्म की शरण में जाने की सलाह अशोक देता है। ठीक है, और ऐसा नहीं जाना जाता कि वो बुद्ध धर्म का जो कट्टर हो गया था, ऐसा भी नहीं माना जाता। जैसे कहीं सांची तथा सारनाथ में जो स्तूप बने हुए हैं, वहाँ के जो अभिलेखों में मिलता है वो अशोक क्या है, बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी भी देता है जैसे बौद्ध संघ में वो फूट नहीं डाले। ठीक है, अशोक के शासनकाल की जो मुख्य घटना है वो अशोक का धम्म कहलाता है। जैसे अशोक ने एक चलाई थी पद्धति, जैसे अशोक का धम्म उसने अपने साम्राज्य में फैलाया था। बोला अशोक का धम्म, ये धम्म की पालना करना चाहिए, धम्म की पालना करो। ठीक है, धम्म को मानो। तो अशोक के धम्म का अर्थ क्या है, तो धम्म का अर्थ है मित्रों, जैसे जो अशोक था वो अपनी प्रजा को क्या भौतिक और उसका नैतिक कल्याण चाहता था। ठीक है, तो उसके लिए भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए जो उसने आचार संहिता बनाई थी, वो आचार संहिता ही अशोक का धम्म कहलाती थी। अशोक के जो दूसरे वृहत शिलालेख हैं उनमें अशोक के जो धम्म को परिभाषित किया गया। तो अशोक के कितने शिलालेख वगैरह हैं वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मल मौर्य काल है इसकी हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो धम्म की जो परिभाषा है उसमें उपासी नवे बहुकायानी दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, ये जो उस ग्रंथों में लिखी हुई मिलती है शिलालेखों में, ये उस धम्म की परिभाषा लिखी हुई है। इसको 3-4 बार पढ़ोगे मित्रों तो अपने आप याद हो जाएगा। उपासी नवे बहुकायाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। ठीक है, ऐसा नहीं माना जाता कि जो अशोक का जो बौद्ध धर्म जो धम्म था वो बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि एक आचार संहिता थी जिसमें सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको समाहित किया गया था। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें जो अशोक का धम्म पढ़ा जाए तो इसमें कहीं भी जो 4 आर्य सत्य हैं उनका उल्लेख नहीं मिलता, कहीं भगवान बुद्ध का उल्लेख नहीं मिलता, कहीं भी बौद्ध संघों का भी उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, और इसमें जो बौद्ध धर्म में बोला गया अंतिम जो लक्ष्य माना गया और निर्वाण माना गया उसका भी उल्लेख नहीं मिलता है। तथा इसमें क्या है, अशोक के धम्म में क्या है, इनके स्वर्ग का उल्लेख मिलता है, निर्वाण की जगह स्वर्ग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए बहुत उपाय किए, तो उसने अपने 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, जिसका उल्लेख हमें 5वें शिलालेख में मिलता है, 5वें वृहत शिलालेख में मिलता है। ठीक है, जो धम्म महामात्र था उसका काम क्या था, अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार करना।
जो अशोक के साम्राज्य में बड़े लोग थे, कुलीन लोग थे, वो उनको दान देने के लिए भी प्रेरित करता था, तथा किसी को अगर मृत्यु दंड दिया जाता था उसकी राज्य व्यवस्था में तो उसका वो समीक्षा भी करता था, न्यायिक पुनरावलोकन जिसको कहा जाता वो भी करता था। ठीक है। अशोक ने अपने धर्म के लिए युद्ध नीति को त्याग दिया था, तथा अभिलेखों में अशोक ने अपने धर्म को खुदवाया तथा बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करवाया। ठीक है। अशोक ने अपने इसके धर्म के लिए बहुत यात्राएं की, जैसे उसका 10वें वर्ष में 20वें वर्ष में जो यात्राएं मानी जाती है वो धर्म के लिए ही मानी जाती है, जिसकी जानकारी हमें 8वें अभिलेख में मिलती है। ठीक है। और जो वर्तमान में अभियान चल रहा है प्रशासन गांवों के संग, वो अशोक की धर्म यात्राओं से माना जाता है। ठीक है। 8वें अभिलेख से उसी से संबंधित माना जाता है प्रशासन गांवों के संग। ठीक है। धर्म की झांकियां निकाली जाती थी, जैसे स्वर्ग की झांकी वगैरह निकाली जाती थी। ठीक है मित्रों, तो अशोक के धर्म का उद्देश्य क्या था? अशोक क्या था? व्यक्तिगत रूप से उदारवादी शासक था। ठीक है। वो अपने प्रजा का भौतिक और नैतिक कल्याण चाहता था, इसलिए उसने अपने अशोक ने धर्म का प्रतिपादन किया। ठीक है। इससे उसके साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति भी हुई और बौद्ध जो साम्राज्य था उसको एकत्रित बनाए रखने में भी सहायक रहा। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अशोक के धर्म में साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होती? तो ये क्या है कि बिना युद्ध किए हुए अपने विदेशों में तथा अपने पड़ोस के जितने भी राज्य जो इसने जहां तक अपना जीत रखा उसके बाहर भी अपने जो इस अशोक के अपने धर्म को फैलाता था, जिसके कारण जो दूसरे शासकों के भी राज्य थे उसमें ये इसका धर्म का प्रचार प्रसार होता था, जिसके कारण इसके साम्राज्यवादी जो उद्देश्य थे उसकी भी पूर्ति होती थी तथा अपने जो साम्राज्य को एकीकृत बनाने में भी सहायक सिद्ध होता था। ठीक है मित्रों, तो आज हमने मौर्य काल के जो शासक हुए उनके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य काल का जो महत्व तथा अशोक के जो शिलालेख अभिलेख है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक मौर्य काल में स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद